हैं and let's try to understand about the identification of our Azure portal. ये अभी हमारा फ्रेंड्स है राकेश पटेल, वो ज्वाइन करना चाहता था। मैंने बात किया था कि हम लाइव ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं, Mm-hmm. तो वो भी इंटरेस्टेड है। Okay, great. Hello, Rakesh. Hello, sir. Okay, so welcome to our live session. Thank you. Yeah, before we start, just wanted to know about you, like about your domain, about your experience in IT. Okay. एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस जो है टोटल 14 ईयर्स है, और उसमें मेरा सर्वर मतलब सिस्टम से लेके सर्वर तक है अभी तक पूरा ऑन प्रीमाइसेस सर्वर्स डेटा सेंटर का एक्सपीरियंस में। सर्वर में आप एक्टिव डायरेक्टरी का भी आइडिया होगा, ऑन प्रोमाइसेस एक्टिव डायरेक्टरी, वर्चुअलाइजेशन, हाइपर-वी, वीएमवेयर। ग्रेट, ग्रेट। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी, ग्रुप पॉलिसी, जो अदर सर्विसेज, डीएससीपी, डीएनएस, ऑल ऑफ ठीक है, ग्रेट। वर्चुअलाइजेशन में कौन सा आपने वर्चुअलाइजेशन यूज किया, वीएमवेयर या हाइपरवाइजर? मैंने हाइपर-वी पे भी काम किया है और वीएमवेयर पे भी काम किया है। वीएमवेयर का कौन सा ESXi वर्जन? EXI का वर्जन पहले 6 था, अभी मतलब लास्ट में 8 वर्जन पे काम किया है। अच्छा, लेटेस्ट 8.0 चल रहा है अपना, जो लेटेस्ट हाँ। वर्जन है हाँ, 8। लेटेस्ट। ठीक है। सो क्लाउड के बारे में आपका क्या आइडिया है? मीन्स बिकॉज यू हैव अ मच आइडिया अबाउट ऑन प्रोमाइसेस की, ऑन प्रोमाइसेस पे सर्वर वगैरह कैसे काम करते हैं। आपको वर्चुअलाइजेशन का भी आइडिया है कि वर्चुअलाइजेशन के केस में एक हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन लगा दी, उसमें ESXi इंस्टॉल करके मल्टीपल VM बना दी, तो आपको VMware का भी आइडिया है अच्छा खासा। क्लाउड के बारे में आप कितना कंफर्टेबल है? मीन्स क्लाउड में क्या होता होगा, एक आइडिया, एक सिनेरियो माइंड में बना होगा कि क्लाउड में ऐसे होता होगा। क्लाउड में ऐसा है कि जैसे वन प्रीमाइसेस में हम वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं, वैसे सेम थिंग क्लाउड में भी होता है, बट उसमें हमारी रिस्पांसिबिलिटी वो नहीं रहती कि हार्डवेयर मेंटेनेंस करना है, वो नहीं होता है। उसमें 3 चीज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज के रिलेटेड। बिल्कुल, तो 3 बिल्कुल। चीज होता है, मतलब जो आप मॉड्यूल लेते हो उस हिसाब से आप अपने क्लाउड में सर्वर जो भी क्रिएट करना सर्विसेज हो। उसी तरीके से सर्विसेज हमें मिलती हैं, इस IaaS में अलग, PaaS में अलग, SaaS में अलग सर्विसेज कैटेगराइज्ड है, राइट? ठीक है, गुड गुड। देखो, वर्चुअलाइजेशन ही आप बोल सकते हो कि मींस क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना, वो वर्चुअलाइजेशन उसका बैकबोन है। यस। क्योंकि हर एक क्लाउड प्रोवाइडर, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स की बात करें, चाहे वो आपका एज्योर हो, गूगल क्लाउड हो, अमेजन वेब सर्विसेज हो, या अलीबाबा क्लाउड हो, कोई सा भी क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, ये सभी बैकएंड में ना वर्चुअलाइजेशन का ही इस्तेमाल करते हैं, और वर्चुअलाइजेशन तो सबको भी। हाँ, मैंडेटरी है, और उसको एक पोर्टल बना दिया, वेबसाइट बना दिया, उसी पोर्टल और वेबसाइट से जोड़ दिए, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और उसका पेमेंट देते हैं। वन हम टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशन, जैसे हम वेब एप्लीकेशन होता है और उसमें बैकएंड में डेटाबेस रहता है, और जो भी बिल्कुल, हम लोग एक्सेस करते हैं सेम चीज। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, अभी हमारी जो नीलेश के साथ क्लास हुई है, एक क्लास हुई है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था, और मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या हमने बातें की थी, और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दूंगा। सो इन प्रीवियस क्लास ये हमारा एजेंडा था। यस, ये हमारा एजेंडा था। वी स्टार्टेड फ्रॉम एज्यूर सर्विसेज AG104 सर्टिफिकेट, जो कंटेंट्स होते हैं, कंटेंट के बारे में डिस्कस किया था। रोड मैप हम प्रॉपर एज्यूर AG104 जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है उसी को फॉलो करेंगे। और ये हमने डिस्कशन किया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैटेगराइज इन 2 डिफरेंट पार्ट, वर्क बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड। वर्क बेस्ड में वही IaaS, PaaS, SaaS, और टेक्नोलॉजी बेस्ड में पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट पोर्टल। तो पोर्टल में एज्योर अकाउंट क्रिएट करना, सब्सक्रिप्शन कितने तरीके के होते हैं, उसमें रीजन और जोन का इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट ग्रुप क्या होता है, रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, जिसमें से हमने अभी तक एक पॉइंट पे बातें की हैं। हमने इस अकाउंट क्रिएशन के बारे में और सब्सक्रिप्शन के बारे में बात की है। आज का जो एजेंडा है, आज हम बात करेंगे रीजन और जोन के बारे में, प्लस मैनेजमेंट ग्रुप के बारे में, प्लस रिसोर्स ग्रुप के बारे में। ये सभी आज का एजेंडा है। तो बहुत ज्यादा टॉपिक हमने नहीं कंप्लीट किया है, अभी बेस ही है। इवन अभी पोर्टल पे स्टार्ट भी नहीं किए, अभी हमने पोर्टल पे कोई डिस्कशन नहीं किया, अभी हम केवल बेस समझने की कोशिश कर रहे हैं।
तो सब्सक्रिप्शन में 3 सब्सक्रिप्शन होते हैं, 3 सब्सक्रिप्शन आप यूज कर सकते हैं 3 तरीके की, फ्री ट्रायल, पे एज यू गो और MSDN। इसमें डिफरेंस क्या है? अगर आप फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको $200 मिलते हैं, 30 डेज की वैलिडिटी रहती है। आप इस $200 में कोई सी भी सर्विस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। पे एज यू गो, आप जितना पे करेंगे, जितना यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप जितनी कॉन्फ़िगरेशन की VM बनाएंगे, आपको मंथ के एंड में उतना पेमेंट करना पड़ेगा जितना आपने यूटिलाइज किया है। ठीक है, करेक्ट। एज इट इज लास्ट है MSDN, जो एक कॉम्प्लीमेंट माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। कॉम्प्लीमेंट आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर आप MCT हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको $100 हर महीने क्रेडिट करेगा आपके प्रैक्टिस पर्पज के लिए। प्रैक्टिस। आपको ना कोई क्रेडिट कार्ड यूज करना, ना कोई डेबिट कार्ड यूज करना है। आप अगर MCT सर्टिफाइड हैं तो जिस ईमेल आईडी से आपने MCT का सर्टिफिकेशन किया है, उसी ईमेल आईडी पे आपको हर महीने $100 ट्रांसफर हो जाएगा। और इसकी जो वैलिडिटी होती है अकॉर्डिंग टू द सर्टिफिकेट वैलिडिटी 12 महीने का, वैसे बाय डिफॉल्ट हर एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, बट आप मंथ के एंड में क्या कर सकते हैं, उसको अ, आगे भी रेन्यू करा सकते हैं। रिन्यू कराने के बाद फिर से आपको 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है। ओके। ठीक है, तो आई होप कि इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नीलेश, आपका कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है? बिकॉज हम थोड़ा सा यस आगे इस पॉइंट को बढ़ाना चाहते हैं, है ना? जी अगर जी। आपका कोई क्वेश्चन यस। है इसमें सब्सक्रिप्शन या और किसी पॉइंट पे, तो प्लीज लेट मी नो। नो नो सर, कंटिन्यू। चलिए, अगला जो पॉइंट है वो हम बातें करने वाले हैं रीजंस और जोन्स के बारे में। ठीक है, आज की डेट में हर एक क्लाउड प्रोवाइडर, किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर की बात करें या किसी भी पर्टिकुलर क्लाउड सर्विसेज को आप सीखना चाहते हैं, तो मैंडेटरी हमारे लिए ये है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बी अ एडमिनिस्ट्रेटर। हम अपने आप को एज ए एडमिन प्रेजेंट करेंगे। जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है उसमें से हम 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाएंगे कि मैं पिछले 2 साल से क्लाउड पे काम कर रहा हूँ। अगर आपको बूस्ट करना है, अगर आपको जंप करना है आईटी के केस में, तो आपको कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। और वो एक्सपीरियंस जस्टिफाई कैसे करेंगे? वो एक्सपीरियंस जस्टिफाई होगा आपकी नॉलेज के ऊपर। इंटरव्यू में, सीवी में जितनी सर्विसेज आप मेंशन करोगे, वो सर्विसेज आपकी रटी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरीके से। तो आप 1.5 साल का एक्सपीरियंस दिखाओ या 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाओ, अगर आपके पास नॉलेज है, टेक्निकल साउंड करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपका जस्टिफाई हो जाएगा। कोई पूछेगा भी नहीं कि क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। बट हमें अपने क्वेश्चन पे, अपने टॉपिक पे मेंटेन रखना है। हमने जो भी हम मॉड्यूल कवर करेंगे, उस मॉड्यूल में जितने भी कंटेंट आएंगे, वो सारे कंटेंट आपको प्रैक्टिकली आने चाहिए, थ्योरेटिकली आने चाहिए। ठीक है, रीजन और जोन की बात करें तो हर एक क्लाउड प्रोवाइडर, आज की डेट में तो कंपटीशन है, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर, हर मींस नॉट इंटायर, मल्टीपल रीजन और मल्टीपल जोन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। मल्टीपल रीजन और मल्टीपल जोन में ये अपने डेटा सेंटर को सेटअप कर रहे हैं। ये ग्लोब है पूरा, और यहाँ पे ये जो आइकॉन दिखाई पड़ रहे हैं, दीज ऑल आर जोन। ये जो छोटे छोटे आइकॉन दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या है? जोन्स दिखाई जॉन पड़ रहे हैं। अब रीजन की बात करें तो रीजन क्या होता है? बेसिकली रीजन इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल जोन। एक रीजन के अंदर मल्टीपल जोन हो सकते हैं। ठीक है, एक रीजन के अंदर मल्टीपल जोन हो सकते हैं। अब रीजन क्या कहलाएगा? एशिया। अगर हम बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, एशिया की बात करें, तो एशिया में कई सारी कंट्रीज आती हैं। आपका दुबई आएगा, कुवैत आएगा, राइट, इंडिया आएगा, श्रीलंका इंडिया आएगा, बांग्लादेश आएगा। ये सारी जो कंट्रीज हैं वो कहाँ पे आएंगी? एशिया में आएंगी। एशिया में और ये जो कंट्रीज हैं, इनको आप कंसीडर करेंगे एज ए जोन, और जो एशिया है उसको कंसीडर करेंगे एज ए रीजन। रीजन। ठीक है, मतलब ये यस जो इनका फिजिकल डेटा सेंटर है, जहां पे इन्होंने फिजिकली अपने डेटा सेंटर को बना रखे हैं ना, उस डेटा सेंटर को बोला जाता है रीजन। और रीजन। जो उसके सॉरी, जो जो डेटा सेंटर का ऑफिस है उसको जोन बोला जाता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल जोन्स, जैसे एशिया पैसिफिक के अंदर आपको मल्टीपल जोन देखने को मिलेंगे।
ये हो गया एपी, एपी यानी एशिया पैसिफिक। इस एशिया पैसिफिक को बोलेंगे हम रीजन, और जो इसके अंदर जोन अवेलेबल है ना, छोटे छोटे जो डेटा सेंटर है, उनको हम जोन बोलेंगे। यस, ऑल गुड। ये सभी रीजन आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये सभी रीजन इनके खुद के नेटवर्क से ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। सेकेंड, इसी के अकॉर्डिंग एज्योर क्या कहता है, हम आपको 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस देंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये 95.99% कम है फॉल्ट टॉलरेंस, तो आप इसको 99.999% तक बढ़ा सकते हैं, बट उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, कि भाई अगर कोई इश्यूज आते हैं हमारे पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, तो दूसरे लोकेशन में, ठीक है, दूसरे लोकेशन का जो डेटा सेंटर है, वहां पे हम एक कॉपी बनाएंगे, और उस कॉपी में से जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी प्राइमरी लोकेशन में, वहां से हम अपने डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। एक्सेस। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर। यस यस क्लियर। ठीक है। तो रीजन और जोन आज की डेट में हर एक प्रोवाइडर जो है ना, मल्टीपल जोन, मल्टीपल रीजन, मल्टीपल डेटा सेंटर सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसकी मार्केट में वैल्यू बन सके, और वो कस्टमर को बता सके कि मेरे पास जो है 50 प्लस रीजन है, 150 प्लस जोन्स हैं, हम आपके डेटा को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपके डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाएगी, लाइक दैट। एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जुड़े। और यू नो दैट ये भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर भी को भी जो पेमेंट्स जाती है ना, वो नंबर ऑफ कस्टमर्स के ऊपर जाती हैं, कि जितने ज्यादा बंदे जुड़ेंगे, जितने ज्यादा यूजर साइन अप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें पैसे मिलेंगे। इज दैट करेक्ट? तो उम्मीद है कि ये जो गैप है ना रीजन और जोन के बारे में, ये क्लियर हो गया होगा। श्योर। यूएस एक रीजन है, ठीक है, यूएस एक रीजन है, और इस यूएस में ना इन्होंने 6 से 7 जोन्स तैयार कर रखे हैं। जैसे सेंट्रल यूएस एक जोन है, वेस्ट यूएस एक जोन है, ईस्ट यूएस एक जोन है, सेंट्रल कनाडा भी आपका, सेंट्रल कनाडा भी आपका एक तरीके से जोन में आता जोन। है। और इनका जो ऑनर है, ऑनर इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द जो जो ऑनर है, मींस जो रीजन है, वो है यस। यूएस रीजन। ये सभी हो गए जोन्स, और यूएस रीजन हो गया हमारा रीजन, ठीक है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं फॉल्ट टॉलरेंस को सेटअप करने के लिए। कल की डेट में कोई प्रॉब्लम आती है डेटा सेंटर पे, वेब सर्विसेज में, स्टोरेज में, तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं उनको टेक केयर करने के लिए। हम कस्टमर से डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपने इस डेटा की अवेलेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, तो आप अवेलेबिलिटी सेट में ये रीजन और जोन का कॉन्सेप्ट समझ लो। अभी आपका जो डेटा है वो आपने रख रखा है इंडिया के लोकेशन में, दिस इज योर डेटा। अगर कोई नेचुरल इश्यूज आते हैं, नेचुरल क्लाइमेट्स आता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक आ गई, या सुनामी आ गया, या और अ, कोई भी रीजन आ गया, तो अगर डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो एज्योर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल क्लाइमेट में कंसीडर किया जाएगा। इसमें ओके। एज्योर की कोई गलती नहीं है। हम तो अपना डेटा लॉस कर देंगे ना, अगर हम एक ही लोकेशन में डेटा रखें, तो हमारे तो डेटा लॉस हो जाएगा, और इसका कुछ रिम्बर्स भी नहीं मिलेगा एज्योर की तरफ से, क्योंकि ये सभी के साथ हुआ है। इवन एज्योर का खुद का नुकसान हुआ है। तो उस केस में नेचुरल क्लाइमेट्स में आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस सिक्योरिटी को मींस अचीव करने के लिए आपने क्या किया कि चलो फॉल्ट टॉलरेंस बना देते हैं, एक यहाँ पे रखते हैं इंडिया में, और इसकी दूसरी कॉपी हम यूएस में रख देते हैं। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई, नेचुरल क्लाइमेट्स आया, तो हम यूएस से अपना डेटा उठा लेंगे, लेकिन इन दोनों लोकेशन में रखने का डेटा, उसका चार्जेस हमें देना पड़ेगा। वो मैंडेट है, यू नो दैट।
तो ऐसा कुछ डिस्कस करेंगे हम अपने इस ट्रेनिंग में, क्योंकि वर्चुअल मशीन को सिक्योरिटी देना, डेटाबेस को भी सिक्योरिटी देना, या जो भी हम स्टोरेज वगैरह यूज करेंगे उन सबको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो अभी के लिए रीजन और जोन को हम ओके कर रहे हैं, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ऑलराइट। अगला 2 पॉइंट पे और बात करेंगे हम लोग। एक तो है मैनेजमेंट ग्रुप और दूसरा है अपने पास रिसोर्स ग्रुप। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली पोर्टल पे चलेंगे। एक है आपका मैनेजमेंट ग्रुप और दूसरा कहलाता है रिसोर्स ग्रुप। सो मैनेजमेंट ग्रुप समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ऑफिस 365 आपने यूज किया है हाँ, यस, यस, मेलिंग सर्विसेज के लिए? यस, यस। यस। ठीक है। ऑफिस 365 में अगर मुझे मेल बॉक्स असाइन करना है किसी यूजर को, तो इसके लिए हमारे पूरे अकाउंट में क्या होना चाहिए? स्टोरेज। ऑन प्रोमाइसिस नेम, क्लाउड की बात कर रहे हैं, ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट ओनली 360। ओनली फॉर डोमेन आईडी, मतलब डोमेन लिया होना लाइसेंसेस। चाहिए, फिर हमारा एक आईडी आईडी होना चाहिए। ठीक है, आईडी बना लिया हमने, डोमेन बना लिया, डोमेन और आईडी के बाद भी हम मेल बॉक्सेस नहीं यूज कर पाएंगे। लाइसेंस असाइन करना इंटरनेट पड़ेगा। इंटरनेट मेन इंटरनेट। नहीं नहीं नहीं, इंटरनेट तो है ही है। इंपॉर्टेंट पार्ट लाइसेंस। हम्म, लाइसेंस, यस, आप कितना भी यूज कर लो, कितने भी यूजर बना लो, कितना भी डोमेन वगैरह आप कस्टमाइज करके रख लो, आपके यूजर पे मेल बॉक्स तब तक नहीं असाइन होगा जब तक आप उस पे लाइसेंस। लाइसेंस नहीं असाइन लाइसेंस नहीं। करेंगे। और लाइसेंस की बात करें तो यू नो दैट लाइसेंसेस के केस में मल्टीपल लाइसेंसेस होते हैं। E1 लाइसेंस, E3 लाइसेंस, E5 फाइल लाइसेंस, F3 लाइसेंस, बिजनेस प्रीमियम लाइसेंस, बिजनेस स्टैंडर्ड लाइसेंस, ऐसे करके 5 से 7 लाइसेंसेस होते हैं। हर एक लाइसेंस की एक कॉस्ट होती है। इसकी जो कॉस्ट स्टार्टिंग है E1 लाइसेंस की 800 पर यूजर पर मंथ, E3 लाइसेंस 1400 पर यूजर पर मंथ, ठीक है, नहीं सॉरी 2800, 20। 2800 रुपए पर यूजर पर मंथ। और E5 लाइसेंस है 4800, लगभग 5000 के आसपास पर यूजर पर लाइसेंस मिलता है। अब जितने यूजर्स हैं, आप हर एक यूजर को लाइसेंस असाइन करोगे अगर आपको मेलिंग सर्विसेज इस्तेमाल करना है, अदरवाइज कोई आपके यूजर का कोई काम नहीं है। अब ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एज्योर के केस में हमने क्या कर रखा है, एक सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखा है। यहाँ पे लाइसेंस वाला तो काम नहीं है, यहाँ पे क्या काम है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन क्लाउड के केस में और लाइसेंस में डिफरेंस क्या है? सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि अगर आपने पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन ले लिया, हेलो, हेलो। अगर आपने पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डे वन से पेमेंट देना स्टार्ट हो जाएगा। आप जितना यूज करोगे ना, जो वर्चुअल मशीन बनाओगे, स्टोरेज बनाओगे, या जो भी सर्विसेज बनाओगे, उस सर्विस के इस्तेमाल के हिसाब से आपको पेमेंट देना पड़ेगा। आई थिंक, इज दैट करेक्ट? करेक्ट। अदरवाइज कोई पेमेंट नहीं है, अदरवाइज कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें अपने लाइसेंस की, E3 लाइसेंस की बात करें, तो इस लाइसेंस में क्या होता है ना, ये आपका 30 दिन के लिए वैलिड है, राइट? आप राइट। इसको यूज करो या ना करो, आप इसको यूज करो या ना करो, 2800 का अमाउंट आपका जाएगा जाएगा। आप ईमेल करो, एक भी ईमेल नहीं की पूरे महीने, एक भी अकाउंट नहीं बनाया पूरे महीने, लेकिन आपका जो लाइसेंस है ना, उसकी एक वैलिडिटी है, इतनी तारीख को एक्टिवेट किया, इतनी तारीख को एक्सपायरी। ऑल गुड। सो ये जो लाइसेंस का कॉन्सेप्ट है, वो आपका 365 के लिए, ये आपका सब्सक्रिप्शन का हो गया। अभी ये हम क्यों पढ़ रहे हैं सब्सक्रिप्शन में, क्योंकि एक होता है इसमें मैनेजमेंट ग्रुप, और ये मैनेजमेंट ग्रुप क्या करता है ना, मल्टीपल टेनेंट को सपोर्ट करता है। मल्टीपल टेनेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं अपने
मैनेजमेंट ग्रुप में, और इन टेनेंट को अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। टेनेंट 1, टेनेंट 2, इसको हमने दे दिया फ्री ट्रायल लाइसेंस, जस्ट एग्जांपल। Yes. इसको हमने दे दिया पे एज यू गो लाइसेंस। नाउ अगेन एक क्वेश्चन आता है कि हम एक से ज्यादा लाइसेंस क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, एक ही पर्टिकुलर, नॉट लाइसेंस, सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं कि एक ही पर्टिकुलर यूजर के लिए, एक ही पर्टिकुलर अकाउंट के लिए। तो फॉर एग्जांपल xyz@gmail.com, this is our email address, this is our email address, और इस ईमेल एड्रेस में हमने 2 सब्सक्रिप्शन खरीद रखे हैं, एक फ्री ट्रायल है और दूसरा पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन हमने परचेज कर रखा है। इज दैट फाइन? Yes. क्यों? सर क्योंकि एक मिनट, या एक मेल आईडी से हम अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल राइट? आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये सेग्रीगेट क्यों किया हमने? क्योंकि ये मेरी या अलग फर्म है, ये अलग फर्म है, इससे हमने HCL को सर्विसेज दे रखी है और इससे हमने डेल को सर्विसेज दे रखी है। HCL की रिक्वायरमेंट अलग है, डेल की रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है? HCL की डिमांड अलग है, डेल की डिमांड अलग है। तो एंड ऑफ द मंथ डेल वाला पूछता है, या डेल का जो जो डिपार्टमेंट है, जो डेल हमारा क्लाइंट है, अगर ये क्लाइंट हमसे पूछता है कि पूरे महीने में हमने कितने एक्सपेंसेस किए, कितना अमाउंट खर्च किया, तो हम डायरेक्टली टेनेंट 2 पे जाएंगे, बिलिंग से पूरी प्रॉपर्टीज निकाल लेंगे कि पूरे महीने में हमने क्या क्या सर्विसेज इस्तेमाल की और क्या क्या हमें व्हाट वी कैन से दैट क्या क्या सर्विसेज हमने इस्तेमाल की और क्या क्या हमें चार्जेस पड़े। ऑल गुड? Good. चलो यहीं पे आगे बढ़ते हैं। अभी अगला जो पार्ट है रिसोर्स ग्रुप का, ये तो सब्सक्रिप्शन की बात हुई मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर। अब बात करते हैं अपने रिसोर्स ग्रुप के। रिसोर्स ग्रुप में क्या होता है ना कि आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट है, HR का डिपार्टमेंट है, सेल्स का सर डिपार्टमेंट है और IT का डिपार्टमेंट है। HR, सेल्स और IT 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जब भी आप एज्योर पे पोर्टल पे सर्विसेज क्रिएट करोगे ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होगी कि हम एक रिसोर्स ग्रुप जरूर क्रिएट करें। बिना रिसोर्स ग्रुप के हम कोई भी सर्विसेज रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है? राइट। तो HR की डिमांड है कि मुझे 2 वर्चुअल मशीन्स चाहिए। सेल्स ने बोला कि मुझे आप एक स्टोरेज दो जिस स्टोरेज में 25 TB का स्पेस रखा जा सके। और IT डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट है कि मुझे एक एप्लीकेशन सर्वर या एक हमें वेब सर्वर की रिक्वायरमेंट है। Okay. द गैप बिटवीन डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप, तो आप इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंटेनर। रिसोर्स ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं सेकेंड वर्ड में? कंटेंट। कि ये एक तरीके का कंटेनर है। आपको यू नो दैट OU, अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडोज में क्या रहता है? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट रहता है जिसके अंदर GPU वगैरह लगाना या मल्टीपल यूजर को रखना, वो सभी हम पार्ट किससे कंप्लीट करते हैं? OU के थ्रू कंप्लीट करते हैं ना। एज इट इज यहाँ पे भी ये हमारा जो रिसोर्स ग्रुप है ये क्या कहलाता है? OU की तरह कंसीडर किया जाता है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन प्लीज? No. कंप्लीट सर। ग्रेट। चलो नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हुई बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट आवर एज्योर। अब हम चलते हैं अपने पोर्टल पे, और पोर्टल पे हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो भी हमारे AG 104 की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग।
portal.azure.com, or I'm going to log in my MSDN account. So I'm using MSDN subscription, और MSDN में हर महीने $100 हमें Azure की तरफ से मिल जाता है, और इस $100 का इस्तेमाल हम पूरे महीने सर्विसेज को परचेज करने में लगा देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एज्योर पोर्टल, ये लुक है एज्योर पोर्टल का, और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। कैटेगरीज में जाएंगे, कंप्यूट है, कंप्यूट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जनरल टैब दिखाई पड़ रहा है, और सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, स्टोरेज, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। सो एक बार आप जर्नल में जाएंगे, कंफर्म करना है कि कौन सा सब्सक्रिप्शन हमारे पास है। तो जर्नल वाले टैब में जाकर के सब्सक्रिप्शन के आइकन पे क्लिक करेंगे, ये आपको जितने भी सब्सक्रिप्शन हैं आपके पास उनकी लिस्ट बता देगा। तो मेरे इस सिंगल अकाउंट में एक पे एज यू गो, दूसरा MSDN 1 और तीसरा MSDN 2, अलग अलग MSDN सब्सक्रिप्शन है, एक पे एज यू गो है। मेरे MSDN में अभी क्रेडिट रिमेनिंग एक अकाउंट में 7,700 और दूसरे अकाउंट में 6,600 का अमाउंट अभी अवेलेबल है। मतलब मेरा जो अकाउंट रिन्यू होता है ना, वो हर महीने की 17 तारीख को रिन्यू होता है। मतलब आज 6 तारीख है, मेरे पास अभी 11 दिन है, और इस 11 दिन के अंदर हमें 6,600 या 7,700 का क्रेडिट अवेलेबल है, जो कि प्रैक्टिकल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और 6 दिन बाद, सॉरी 11 दिन बाद अगेन एज्योर की तरफ से $100 आ जाएगा, फिर हम उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। तो एक चीज ये भी क्लियर हो गया कि अगर आपके पास एक जीमेल अकाउंट है, आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शन परचेज करो, एज्योर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको ऊपर से पैसे ही आएंगे। दूसरा ये आता है कि हम एक से ज्यादा सब्सक्रिप्शन क्यों खरीदें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एक से ज्यादा सब्सक्रिप्शन क्यों परचेज करें। तो जस्ट वांटेड टू कंफर्म, अगर कंपनी में जो सेल्स टीम का बंदा है, अगर वो डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट से डील करता है, जैसे XYZ कंपनी है, हमारी कंपनी है, हमारे कंपनी में लगभग फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी है, और उस कंपनी में 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। कंपनी कोर आईटी से रिलेटेड है। ठीक है, कोर आईटी से मतलब प्रोजेक्ट हैंडल करना, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैन पावर प्रोवाइड करना क्लाइंट्स को। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, लगभग 10 सालों से कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब अगर हमारी सेल्स का बंदा माइक्रोसॉफ्ट टीम से कोऑर्डिनेट करता है, माइक्रोसॉफ्ट से कोऑर्डिनेट करता है कि आई एम रनिंग दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, और मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स अभी अवेलेबल हैं, और हम पिछले 10 साल से मार्केट में हैं। हमारी कंपनी प्लान कर रही है एज्योर की सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, एज्योर की सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए प्लान कर रही है, जस्ट प्लान कर रही है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। और अगर आप कुछ कॉम्प्लीमेंट देंगे, राइट, अगर आप कुछ कॉम्प्लीमेंट देंगे तो एक बार हम चेक कर लेंगे कि आपकी सर्विसेज कैसे काम करती है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि एक तरीके से 1 साल तक का क्रेडिट अमाउंट मांग रही है कंपनी, जो कि जेन्युइन है। अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, अगर आप जेन्युइन हैं कि हाँ 500-700 एम्प्लॉयज हैं, और आगे इन फ्यूचर एज्योर पे आप सर्विसेज मूव करना चाहते हैं या क्लाउड समझना चाहते हैं, तो एज्योर आपको $10,000 से लेकर के $50,000 तक का क्रेडिट अमाउंट देती है, वो भी MSDN में आता है। और ये 10,000 से लेकर के 50,000 का क्रेडिट अमाउंट आपकी एक वैलिडिटी के साथ आता है, 1 साल की या 2 साल की, ज्यादातर 1 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। ठीक है, अब आप एक कंपनी में एज ए एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर ज्वाइन किया, और कंपनी ने किसी तरीके से जुगाड़ करके आपको एक MSDN अकाउंट दे दिया, जिसमें
लगभग $25,000 थे और वैलिडिटी 1 साल की थी। कंपनी ने बोला कि जो सर्विसेज आपको इंप्लीमेंट करनी है इसी वाले सब्सक्रिप्शन से कर दो। ठीक है, कंपनी की जो डिमांड है, कंपनी को स्टोरेज चाहिए, क्रिएट कर लो, कंपनी को डेटाबेस चाहिए, क्रिएट कर लो, होस्टिंग करना है कोई वेबसाइट, आप उसी MSDN से क्रिएट कर लो। लेकिन आपके पास एक लिमिटेड टाइम है ना, 1 साल तक। वो तो कॉम्प्लीमेंट, वो तो आपको कस्टमर बना रही है। एज़्योर का कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत वो नुकसान देख लेगा, बट 1 साल बाद क्या होगा? यू नो दैट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, अब आपने सारी सर्विसेज को यूटिलाइज कर लिया, सारी सर्विसेज को, सॉरी सारी क्रेडिट अमाउंट को आपने यूटिलाइज कर लिया। $25,000 जो मिले थे वो आपने क्रेडिट यूटिलाइज कर लिया। अब आप सर्विसेज को डिलीट भी नहीं कर पाओगे, डिपेंडेंसी बढ़ गई उस पे। राइट। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी? आप एडमिन हो, MSDN की वैलिडिटी हो गई खत्म, MSDN सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी हो गई खत्म, और अब आप किस में जाएंगे? पे एज यू गो में जाएंगे। 1 साल की वैलिडिटी का आपने सब्सक्रिप्शन लिया था, दिस इज MSDN सब्सक्रिप्शन, जिसमें $25,000 फॉर कितने दिन के लिए? 12 मंथ के लिए आपको मिल गए 12 थे। मंथ। और आपने क्या किया? फटाफट से इसमें सर्वर वगैरह बना लिए खूब सारे, आपने डेटाबेस इस्टेब्लिश कर दिया, SQL वगैरह इस्टेब्लिश कर दिया, आपने वेब सर्वर इस्टेब्लिश कर दिया, और आपने स्टोरेज भी परचेज कर लिया, लाइक दैट। मतलब जितनी भी सर्विसेज थी वो आपने परचेज कर ली। MSDN आपका सब्सक्रिप्शन है, वैलिडिटी हुई इंड। अब आपने क्या किया? दूसरा एक सब्सक्रिप्शन परचेज किया, किसका? पे एज As you go. यू गो, क्योंकि अब आपकी जो कंपनी है, आपने जो मेल आईडी यूज किया ना, अब ये कभी भी लाइफ में फ्री ट्रायल अकाउंट इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी वाला फ्री ट्रायल अकाउंट आप यूटिलाइज कर चुके हो। अगर आपका ये MSDN क्या होता है? डिसेबल होता है। ठीक है, जिस दिन आपका डिसेबल होगा ये सारी सर्विसेज डिसेबल हो जाएंगी। आई एम नॉट सेइंग कि डिलीट हो जाएगी, नहीं, डिलीट नहीं करेगा, वो डिसेबल्ड हो जाएगी। वर्चुअल मशीन टर्न ऑन होना बंद हो जाएगी, SQL में जो डेटा अपलोड किया है वो डेटा एक्सेस होना बंद हो जाएगा, आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, आपका स्टोरेज डाउन हो जाएगा, राइट? डिसेबल्ड हो जाएगा। अब कंपनी क्या करती है? 1 हफ्ते हैं या 10 दिन है अभी हमारे वैलिडिटी खत्म होने की, उसके पहले ही आपने क्या कर लिया? पे एज यू गो परचेज कर लिया। अब चलेगा माइग्रेशन। अब आप क्या करोगे? ये जो सर्विसेज रन कर रही है ना, ये अभी तक हमने इसी $25,000 में कमाए। इनमें जितने भी एक्सपेंसेस थे, बिल देना नहीं था, सारा ये $25,000 हमने इसी इन्हीं सर्विसेज के लिए इस्तेमाल कर लिया। अब आप क्या करोगे? इन सर्विसेज को माइग्रेट करके पे एज यू गो में लाओगे, क्योंकि आपको भी पता है कि 2 दिन बाद ये जो सर्वर्स है ना, ये डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी वैलिडिटी खत्म हो रही है। Right. ठीक है, तो एडमिन क्या करेगा? इन सर्विसेज को एज इट इज जैसे रन कर रही है, वैलिडिटी खत्म होने के 1 हफ्ते पहले ये सब उठा के माइग्रेट मार दो, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए, क्लाइंट को कोई इशू ना आए, कोई टिकट ना रेज कर सके कि आपका सर्वर डाउन था या आपका डेटाबेस डाउन था। वो सारी सर्विसेज आपकी रन करने लगेंगी सेकंड, व्हाट वी कैन से दैट, सेकंड अकाउंट पे या सेकंड सब्सक्रिप्शन पे। यहाँ तक ठीक है? कोई क्वेश्चन? पे एज यू गो में अपने को दूसरा ईमेल आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, करेक्ट? नहीं, क्यों क्रिएट करेंगे? अकाउंट तो हमारा यही रहेगा, दूसरा अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ये और ज्यादा दिक्कत कर देगा ना। सारी सर्विसेज तो हमारी इसमें है ना, xyz@gmail पे। ओके, तो आई उसको डोंट ही वांट हम टू, कंटिन्यू करेंगे। इसी को कंटिन्यू करेंगे, ये परमानेंट और फिक्स हमने हो गया खाली आपका। सब्सक्रिप्शन पे एज यू वाला मॉड्यूल ले लेंगे। खरीद लेंगे बस, हम ये वाला पे कर देंगे, परचेज करेंगे। ठीक है, ओके। ये पहले से था, MSDN पहले से था, कॉम्प्लीमेंट में मिला था, अब हमने पे एज यू गो पे ही खरीद लिया। अभी जितनी भी सर्विसेज रन कर रही हैं उनको ट्रांसफर कर देंगे हम अपने पे एज यू गो पे। दिस इज द एक्चुअल एजेंडा, दिस इज द एक्चुअल मोटो। ऑल गुड? डन। ठीक है,
अब आते हैं पोर्टल पे, और पोर्टल पे हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। Azure AG 104 हमारा एजेंडा है। यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। प्रीरिक्विजिट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहला टॉपिक यही है, प्रीरिक्विजिट। क्या क्या चीजें हमें इसमें डिस्कस करना है? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट, कैसे पावर एज्योर पोर्टल को इस्तेमाल करते हैं, एज्योर क्लाउड सेल क्या है, एज्योर पावर सेल क्या है, CLI क्या होता है, CLI को कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं अपने ऑन प्रेमाइसेस मशीन से, ये सारा पॉइंट्स हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे। एक एज्योर पोर्टल को कितने तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एज वी डिस्कस्ड बिफोर, एज्योर पोर्टल पे जब आप साइन अप करते हैं ना, दिस इज आवर एज्योर पोर्टल, और इस पोर्टल को इस्तेमाल करने के लिए कई सारे मेथड हैं। पहला GUI मेथड, पोर्टल एक्सेस, यू कैन से दैट, इसको क्या कहते हैं? पोर्टल का एक्सेस GUI में। दूसरा, कनेक्ट टू ऑन प्रेम CLI, जो ऑन प्रोमाइसेस पे मशीन है ना, उस ऑन प्रोमाइसेस की मशीन से कनेक्टिविटी करना भी हमारा एक तरीके का मेथड हो सकता है टू यूटिलाइज द सर्विसेज। तीसरा नंबर आता है क्लाउड सेल का। ये तीन तरीके हैं जिसके जरिए हम अपने इस एज्योर पोर्टल का इस्तेमाल कर पाते हैं। पहला GUI मेथड, जिसमें आपको पोर्टल लॉगिन कराना पड़ेगा। दूसरा CLI, जो ऑन प्रोमाइसेस मशीन है उसमें हम CLI के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है क्लाउड सेल। क्लाउड सेल पोर्टल का ही एक पार्ट है, क्लाउड सेल पोर्टल का ही एक पार्ट है। आपको पोर्टल लॉगिन करना है, पोर्टल के ऊपर ही आपको क्लाउड सेल का ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा, और उसकी मदद से आप अपनी सर्विसेज को इंप्लीमेंट कर पाओगे। चलिए हम दिखाते हैं यहाँ पे। दिस इज द एक्सेस ऑफ एज्योर पोर्टल। ये जो हम एक्सेस कर रहे हैं ये एज्योर पोर्टल का GUI पैनल है। सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, सारी सर्विसेज आपको मिल रही हैं। दूसरा, क्लाउड सेल। अब देखिए यहाँ पे टास्क बार पे, यहाँ ऊपर पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस आइकॉन को बोलते हैं क्लाउड सेल। राइट। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो आपकी इस पोर्टल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा ये। एक GUI और दूसरा CLI। इसी पेज पे आपको कोई अलग से पुट्टी वगैरह इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी पेज पे ये आपके अकाउंट को CLI या पावरसेल से अटैच करा देगा। Okay. It's trying to create account, so we should wait for a few minutes. हम कनेक्ट हो चुके हैं क्लाउड सेल से। Okay. Succeeded. It is in progress. Welcome to Azure. It's trying to authorize. आपके अकाउंट को ये ऑथराइज करेगा, ड्राइव को ऑथराइज करेगा। अब आ गए हम होम पेज पे।
ठीक है। अब ये जो पावर सेल का पैनल है ना, यहाँ पे आप कोई सा भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हो, गेट एजी सब्सक्रिप्शन। इट विल शो यू हाउ मेनी सब्सक्रिप्शंस आर अवेलेबल। आप देखिए यहाँ पे सेम वही दिखा रहा है जो हमने ऊपर पोर्टल पे देखा था कि जीयूआई के थ्रू भाई इतने सब्सक्रिप्शन है। मतलब ओके अगर आपको सीएलआई में इंटरेस्ट है, अगर आपको पावर सेल में इंटरेस्ट है, तो यू नो दैट आप काफी ज्यादा टाइम बचा पाएंगे। आप अपना वीएम पोर्टल से भी बन जाएगी, यहाँ से भी बन जाएगी। लेकिन जब आप सीएलआई से वीएम बनाएंगे, वो हार्डली लेगा कितना, मुश्किल से 30 से 40 सेकेंड आपको कमांड ही एग्जीक्यूट करनी है। राइट और वही टास्क हम अगर पोर्टल से परफॉर्म करेंगे, तो पोर्टल पे सेम टास्क के लिए आपको 2 से 3 मिनट का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। 1 से 1.5 मिनट का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। एज इट इज कोई भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं पोर्टल के ऊपर, सो यू कैन डू दैट विद हेल्प ऑफ सीएलआई। ऑल गुड? ऑल गुड। ठीक है, ये हो गई बात सीएलआई की और जीयूआई पैनल की, कि कैसे हम अपने एक पोर्टल का इस्तेमाल दोनों तरीके से, जीयूआई और सीएलआई दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। डन। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है अपने एजू पोर्टल को इस्तेमाल करने के लिए। अब आपने डिसाइड करना है, ठीक है, अब आपने डिसाइड करना है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। टोटल जो अपने पास मॉड्यूल हैं वो है 5। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट Azure AG104 का मॉड्यूल। आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस, स्टोरेज, नेटवर्क, Azure monitoring and इस AG104 के अंदर पहला माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं Azure AD। पहले Azure AD था, अभी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी हो गया। दूसरा Azure स्टोरेज। तीसरा कंप्यूट सर्विसेज। और चौथा अपने पास रहेगा Azure नेटवर्क। नंबर 5th जो ऑप्शन दिखाई पड़ेगा वो है बैकअप, रीस्टोर, मॉनिटर एंड अलर्ट। अब आप इसमें से सेलेक्ट करो कौन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जो डिपेंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट है वो हम पहले ले लेते। कौन सा? इसमें से कोई डिपेंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट है सर, कि वो सभी इंडिविजुअल, डिपेंडेंसी इन द सेंस लाइक, मतलब कि वीएम क्रिएट करना है तो उसके पहले जो कुछ कुछ चीज है वो सीखनी पड़ती है, वैसा कोई। वैसे तो हम माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यूजर बनाना वो सब। बेस्ट रहेगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट को ही फॉलो करें। एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली हैपन, जैसे अभी आपके पास एडी का नॉलेज है, बहुत सारे बैचेस आते हैं हमारे पास जिनको एडी का आइडिया नहीं रहता, ठीक है, तो उनके लिए क्योंकि स्टार्टिंग में बर्डन ज्यादा ना पड़े, तो उनके लिए क्या करते हैं, हम स्टोरेज से स्टार्ट कर देते हैं या कंप्यूटर से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टोरेज कोई भी बंदा है उसको थोड़ा बहुत समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। एडी का कॉन्सेप्ट उसी बंदे को अच्छे से आएगा जिसको ऑन प्रोमाइसेस एडी आता है। ऑन प्रोमाइसेस एडी पे आप यूजर बनाते हो, विंडोज 10 की मशीन को वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करके उस मशीन से लॉगिन करा लेते हो।
उस पे जीपीओ लगा लेते हैं हम लोग, मैप नेटवर्क ड्राइव कर लेते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं माइंड में ये रहता है कि एडी का जो काम है ना वो सेंट्रलाइज कंट्रोल प्रोवाइड करता है, और जो एज्यूर एडी है ना ये मल्टीपल कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एडी से ही स्टार्ट करते हैं। इफ यू फील लाइक कि आपको डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो लेट मी नो। Sure. So I'm going to start from the basic. This is module 1, और मॉड्यूल 1 जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी मैनेजमेंट, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, और भी बहुत सारी सर्विसेज इसमें, पॉलिसीज है, गवर्नेंस है, और भी बहुत सारे पार्ट हैं, बट अभी हम एडी से कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं। एज्योर एडी या माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी का ये पैनल है, एमएस इंट्रा आईडी, और इस इंट्रा आईडी से मल्टीपल पोर्टल को हैंडल किया जाता है। आप यहाँ पे यूजर जो बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू क्रिएट अ यूजर विद नेम ऑफ टेस्ट यूजर के नाम से, आप इस यूजर को ऑफिस 365 पोर्टल को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने इस टेस्ट यूजर को एवीडी एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप सेम यूजर को माइक्रोसॉफ्ट इन ट्यून की सर्विसेज को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और चौथा, एज्यूर पोर्टल के लिए तो है ही है। मतलब एक सिंगल यूजर जो है इन सभी पोर्टल को आप असाइन कर सकते हैं, ये सभी पोर्टल इस यूजर के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप 365 इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपका टेस्ट यूजर वहां पे भी आ जाएगा, एवीडी में भी ये टेस्ट यूजर आ जाएगा, एमएस इंट्यून में कोई डिवाइस इनरोल करना चाहते हैं, बिल्कुल सेम टेस्ट यूजर आपको यहाँ पे भी दिखाई पड़ जाएगा, और एज्यूर पोर्टल पे भी आपको टेस्ट यूजर की आइकन को देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज द बेस, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी। सेंट्रलाइज स्टोरेज, सेंट्रलाइज कंट्रोल प्रोवाइडर है, जिसके जरिए हम अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पोर्टल को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं या लॉगिन करा सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर ये 4 सर्विस में और जो एवीडी है वो कैसे यूज होता है एवीडी वाला? एवीडी इज अ वीडीआई, एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप का वीडीआई है। ओके।
ओके एवरीवन, एनी क्वेश्चन अबाउट द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस? आज जो हमने क्लास में डिस्कशन किया उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? क्लियर सर। हम फ्लो में आएंगे, मीन्स जैसे ही हम एडी का पार्ट स्टार्ट करेंगे तो आपने सुना होगा एज यू एडी कनेक्ट के थ्रू ऑन प्रोमाइसेस से यूजर को माइग्रेट करना या सिंक्रोनाइज राइट। करना, एसएसपीआर लगाना, एमएफए लगाना, कस्टम डोमेन लगाना, ये सभी टॉपिक हमारे एडी के अंदर आते हैं। तो हम कल मिलते हैं सेम टाइम पे, और कल हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा एडी ऑब्जेक्ट का रहेगा, यूजर वगैरह कैसे बनाते हैं, आईएम का रहेगा, एमएफए का रहेगा, ऐसे करके सारे कंटेंट कवर करेंगे। बट इसमें क्या है कि लाइव प्रोडक्शन में जो जो हडल आती है वो एक बार आप पॉइंट लिखाना कि लाइव सिनेरियो में माइग्रेट करते हैं तो ज्यादातर जितने भी मॉड्यूल हम कंप्लीट करेंगे ना, मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद, नॉट क्वेश्चन तो अलग हो गया, हम आपको रियल टाइम के इश्यूज बताएंगे कि अगर यस। आप एडी कंप्लीट कर लिया, अब आप ये बताओ कि ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करोगे। इफ यू आर एबल टू डू दैट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी कर पा रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल हेल्प यू। कि ऐसी सिचुएशन आती है, आपका यूजर सिंक नहीं हो पा रहा है, आपका एमएफए नहीं काम कर रहा है, तो उसके लिए कहाँ कहाँ पे जाकर के हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। मतलब तो क्या क्या ऐसा कुछ पार्ट बना लेंगे हम लोग, ओके। है ना, करेक्ट। जो रियल टाइम का सिनेरियो रहता है, उस रियल टाइम सिनेरियो में ऐसा कुछ डिस्कशन करेंगे। ओके। डन। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, प्लीज? श्योर। आप दूसरा सर कि आपका वो जो पेमेंट का लिंक जो है ना, मुझे मतलब कैसे पेमेंट करना वो कर देना। हाँ, वो पेमेंट में आपको 10 तारीख तक मैं कर लूंगा, जैसे मेरा हो जाएगा। आज कितनी, 5 तारीख है, तो आप कुछ पेमेंट कर दो ताकि कंटिन्यू कर सकें, है ना, ना वो, क्योंकि हाँ वो तो पेमेंट दो कर दो पार्ट में हमने डिस्कस किया है, 2 पार्ट में, क्योंकि एक साथ भी नहीं मांग रहे हैं कि पूरा पेमेंट एक साथ ही हो, 2 पार्ट में हाँ रहता है ना, तो थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि